तो इस सेमेस्टर में जो आपकी मैं क्लास लूँगा वो सर्वेइंग फर्स्ट की लूँगा, ठीक है। और जब अब लॉकडाउन इसका ख़त्म होगा, मतलब आप लोग की क्लास जब स्टार्ट होगी तब से आपका प्रैक्टिकल भी चालू होगा। तो अभी मैं आपको थ्योरी क्लासेस सारी सर्वे की बता रहा हूँ। सो आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे सर्वेइंग का, वो होगा आपका कि सर्वेइंग होती क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यूज़ क्या है, कितने प्रकार की सर्वेइंग होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट, और एसेसरीज क्या क्या चीज़ चाहिए लीनियर मेजरमेंट करने के लिए। ठीक। तो हम लोग सर्वेइंग से चालू करते हैं कि सर्वेइंग होती क्या है। तो देखो, जैसे आप कोई भी काम शुरू करते हो, चाहे घर बनाना छोड़ो, अगर मान लो आपको सपोज कर लो टीवी ही लेना है, तो आप जाओगे तुरंत मार्केट से टीवी नहीं उठा लोगे, पहले जाओगे मार्केट में कौन कौन सी टीवी अवेलेबल है, क्या क्या प्राइस है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ये सब आप लोग जानोगे। ठीक है, शॉप शॉप पे जाके। तो सर्वेइंग में भी आपका यही होता है। जैसे मान लो आपको रोड बनाना है या हाईवे बनाना है या डैम बनाना है, जो भी बनाना है, तो अगर आपको मान लो रोड बनाना है तो सबसे पहले आप लोग जाओगे देखने कि रोड किसके बीच में होगा, कि मतलब रोड बनाओगे तो उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, जैसे मान लो ये गांव है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये पहले तो मेन ऑब्जेक्ट होगा कि रोड कहाँ से शुरू होगी, रोड कहाँ पर खत्म होगा। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, रोड कैसे जाएगी। कोई भी रोड आप देखोगे स्ट्रेट नहीं जाती है, ठीक, वो हमेशा कुछ कर्व लेके जाती है। अब रोड स्ट्रेट क्यों नहीं जाती वो आप लोगों को हाईवे में बताया जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर रोड हमेशा कर्व में लेके जाते हैं, तो किस किस पाथ से ये मूव करेगा, वहां का ग्राउंड कैसा है, ठीक, रोड देंगे कितनी थिक देंगे, ये सब जो है सर्वे में आता है। ठीक। तो सर्वे आपका, इसका हिंदी अगर जानोगे तो इसको बोलते हैं निरीक्षण करना, कि जाके हम लोग निरीक्षण करेंगे भूमि का, कि वहां पर क्या क्या है, कैसी लेवलिंग है। तो ये सब आपका सर्वेइंग का पार्ट है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है लीनियर मेजरमेंट, मतलब कि जैसे मान लो आपका ये ग्राउंड है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, एंगल कितना है, ये सब, तो ये सब लीनियर मेजरमेंट में आएगा। और अगर वही हम लोग हाइट में बात करेंगे, जैसे सपोज कर लो एक पोल आपका गड़ा हुआ है, इस पोल की हाइट कितनी है, ठीक, ये सब जब निकालोगे तो इसको जो हाइट, अगर हाइट के टर्म में बात करोगे तो वो हो जाएगा आपकी लेवलिंग। और अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करोगे तो वो आपका सर्वे पार्ट में आएगा। ठीक है। तो सर्वेइंग को आपको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका जब हम उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, या रिलेटिव पोजीशन कह सकते हो, और दूसरा है आपका लेवलिंग। तो सर्वेइंग होती क्या है, यहाँ देखो, इट इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एंड फाइंड आउट इट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। कोई भी चीज आप बनाते हो तो जैसे मान लो आपकी पोजीशन ही बतानी होगी। अगर आप किसी सपोज कर लो रूम में यहाँ बैठे हो, तो अगर यहाँ ये एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ से आप कितना दूरी बैठे हो, ठीक है, मतलब कितना हॉरिजॉन्टल जाओगे और कितना वर्टिकल जाओगे, तो आपकी डिस्टेंस पता चलेगी। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े होगे तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर आप पढ़े होगे कि हॉरिजॉन्टल बताता है और ये वर्टिकल बताता है, तो उसी तरह सर्वेइंग में भी है। अगर कोई एक पॉइंट सपोज करो ये पॉइंट हम लेते हैं, तो ये पॉइंट किसी भी एक निर्धारित पॉइंट जिसे हम लोग बेंचमार्क बोलते हैं, वहां से ये कितना दूर है। तो वही एक चीज यहाँ पर एक टर्म आया है रिलेटिव पोजीशन, कि मतलब इसकी, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यही आपका सर्वेइंग है। तो देखो क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड फाइंड आउट इट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक, उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालना और वर्टिकल डिस्टेंस भी निकालना, यही सर्वेइंग होता है। पर जब हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेवलिंग। ठीक है। तो लेवलिंग जो है सर्वेइंग का ही पार्ट है। तो लेवलिंग क्या है, सर्वेइंग का ही पार्ट है। और सर्वेइंग में हम लोग क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल, ये सारा चीज आपका सर्वेइंग में आ जाएगा। ठीक। तो सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव देखो, द मेन एम ऑफ सर्वे सर्वे इज टू प्रिपेयर अ मैप टू शो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर्वे का कुल काम क्या है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर्वे का मतलब होता है, केवल एक काम होता है हम लोग का, क्या, मैप बनाना, नक्शा बनाना। ठीक है। और नक्शे में ही आप लोग अलग अलग पॉइंट्स दिखाओगे,
जैसे आप घर का नक्शा बनाते हो तो उसमें दिखाते हो ना कि यहाँ कॉलम होगा, यहाँ बीम होगा, यहाँ पे स्टेयर होगा, यहाँ रूम होगा। तो जब सर्वे वर्क कर लोगे तभी वो चीज़ दिखा पाओगे। ठीक, वो हुआ नक्शे का मैप, घर का मैप। अगर आप रोड का मैप बना रहे हो तो कहाँ कहाँ से रोड पार करेगी, इसी तरह एक कॉन्टूर मैप होता है, वो टाइप ऑफ मैप में आता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसमें बस इतना जानूं कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ मैप टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसका यूज क्या क्या है। तो यूज में देखो, टोपोग्राफिकल मैप बनाना। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट में दिखाए थे कि आपको क्या बनाना है, मैप बनाना है। यही सर्वे का काम है, मतलब सिविल इंजीनियर का यही काम है। सिविल इंजीनियर का सर्वे के रिस्पेक्ट में यही काम ही है, मैप बनाना ही। ठीक है, और मैप में हम लोग क्या दिखाएंगे, रिलेटिव पोजीशन। तो इसका यूज क्या क्या है। तो पहला है आपका टोपोग्राफिकल मैप बनाना। अब टोपोग्राफिकल मैप के अंदर आता क्या है। तो टोपोग्राफी में आपका हिल, वैली, रिवर, विलेज, सिटी, फॉरेस्ट, अगर किसी मैप में ये सब दिखा रहे हो या इसमें से कोई भी एक चीज दिखा रहे हो तो वो मैप टोपोग्राफिकल मैप कहलाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग मैप में हिल, वैली, रिवर, विलेज, सिटी, फॉरेस्ट ये दिखाएंगे तो टोपोग्राफिकल मैप कहलाएगा। कैडेस्ट्रियल मैप वो होती हैं जिसमें हम लोग बाउंड्री दिखाते हैं फील्ड की, घर की या शहर की। अगर मान लो हम कोई शहर का नक्शा बना रहे हैं तो उसमें शहर की बाउंड्री कितने कितने दायरे में वो शहर फैला है, जैसे जिले का होता है, फिर आपका उसका सिटी का होता है, स्टेट का होता है। तो जो नक्शा बनाते हो, जैसे यूपी का जो नक्शा है वो कैडेस्ट्रियल मैप है। फिर आप गोरखपुर का नक्शा बनाया है, आजमगढ़ का नक्शा बनाया कि यहाँ पर ये है, तो वो आपका क्या हुआ, कैडेस्ट्रियल मैप में कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग मैप। तो इंजीनियरिंग मैप में जो होता है वो आपका रोड आता है, रेल आता है, इरिगेशन कैनाल एंड रिजर्वर। अगर किसी मैप में ये सारी चीजें आप दिखा रहे हो, ठीक, तो वो इंजीनियरिंग मैप में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मिलिट्री मैप। तो मिलिट्री मैप में क्या होता है, इसमें भी आपका रोड, रेलवे विथ कंट्री। ठीक है, मतलब मिलिट्री मैप में आपको रोड, रेलवे, ठीक है, इन सब का है जो कि अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करता है कंट्री का, वो भी डिफेंस पर्पस के लिए। ठीक, तो मिलिट्री मैप क्या होगा, इसमें आप लोग रोड दिखाओगे, रेलवे दिखाओगे, ठीक है, पर ये नहीं कि जो सिविलियंस यूज करते हैं उनके लिए नहीं, जो मिलिट्री पर्पस या डिफेंस पर्पस के लिए जो यूज होगा वही इस वाले मैप में दिखाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कंटूर मैप। कंटूर आपका एक सेपरेट चैप्टर है। तो कंटूर मैप में क्या होता है, अगर कंटूर मैप में एक इमेजिनरी लाइन होती है, कई सारी इमेजिनरी लाइन होंगी, और वो इमेजिनरी लाइन सेम आरएल को कनेक्ट करेंगी। ठीक, सेम आरएल, आरएल मतलब रिड्यूस लेवल, मतलब कि जैसे आ, मतलब कोई भी सतह है, जैसे सपोज कर लो ये पृथ्वी की सतह है, और एक हम लोग लेते हैं मीन सी लेवल। ठीक, तो इससे ये कितना ऊपर है, यही आपका आरएल कहलाता है। ठीक है, और ये मीन सी लेवल अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे आप हॉरिजॉन्टल, जैसे मान लो आप घर बना रहे हो, ठीक है, आप घर बना रहे हो तो अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो हम लोग लेते हैं कि रेलवे स्टेशन से आपका कितना दूर है, और रेलवे स्टेशन को बेंचमार्क मानते हैं, अगर कुछ नहीं है तब की बात कर रहे हैं। उसी तरह हॉरिजॉन्टल, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब आपको वर्टिकल डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, तो वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग मीन सी लेवल लेते हैं, मतलब कि जैसे इंडिया के लिए मीन सी लेवल पहले हम लोग कराची लेते थे इंडिपेंडेंस के पहले, पर अब इंडिपेंडेंस के बाद जो है हम लोग बॉम्बे लेते हैं। ठीक है, तो बॉम्बे से हम लोग कितना ऊपर है, तो वही आप लोग वो बताएगा। बॉम्बे में मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया गया कि यहाँ पर मीन सी लेवल है। ठीक है, मीन सी लेवल इतना है। अब उसी के रिस्पेक्ट में ऑल ओवर इंडिया हम लोग बात करते हैं, जैसे कहीं भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, तो रेलवे स्टेशन पे जहां पर आप रेलवे, जैसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाओगे तो ऐसे गोरखपुर लिखा होगा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर एक कॉलम बना होगा छोटा सा, वहाँ MSL लिखा होगा और उसकी वैल्यू लिखी होगी।
तो मतलब वो डिफाइन करेगा कि ये रेलवे स्टेशन मीन सी लेवल से कितना ऊपर है। ठीक है, वहाँ ये बताता है, और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग सारा जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो बात करते हैं, क्योंकि सबको एक स्टैंडर्ड देना पड़ेगा ना कि इतना ऊंचा रखेंगे, नहीं तो अगर कहीं ढलान रखे तो फिर पानी आने लगेगा या कोई भी इश्यू आने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग जो भी बनाते हैं सब लोग एक लेवल में बनाते हैं। ठीक, तो कंटूर मैप क्या है? कंटूर मैप वो मैप है जिसमें कई सारी लाइंस होंगी और एक लाइन एक आरएल को रिप्रेजेंट करेगी। कि जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन सपोज कर लो 100 है, तो मतलब ये लाइन जहां जहां से गुजरी है उन सब का आरएल 100 है। सपोज कर लो ये दूसरी लाइन है, इसका आरएल 95 है, तो मतलब ये लाइन जहां जहां से गुजरी है उन सब का आरएल 95 है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का कंटूर मैप। नेक्स्ट है आपका जियोलॉजिकल मैप। जियोलॉजिकल मैप जो होता है ये अंडरग्राउंड पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, मैप शोइंग एरिया इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड रिसोर्स। ठीक है, जैसे आप अगर नीचे अंडरग्राउंड में आप सीवर बना रहे हो, उसके लिए है। अंडरग्राउंड अगर कहीं आपका ऑयल निकलता है, अंडरग्राउंड कहीं आपका गैस निकलता है, तो वो सब आप लोग दिखाते हो, तो वो जियोलॉजिकल मैप है। और लास्ट है आपका आर्कियोलॉजिकल मैप। ये जैसे एंशिएंट साइट है, जैसे मोहनजोदारो है, हड़प्पा हो, ये सब जो साइट मिलती हैं, इन सब का भी एक मैप बना होता है। कि मान लो इंडिया का मैप बना दिए और ये दिखा दिए कि आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट एमपी में है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट यूपी में। तो इस तरह अगर कहीं भी आपका एंशिएंट साइट दिखाते हैं तो वो सब आपका आर्कियोलॉजिकल मैप के अंदर आता है। ठीक, तो ये सारे हो गए हम लोग के यूजेस। ठीक, अब यूजेस के बाद आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे कि कितने प्रकार के सर्वे होते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन आपका इसमें कई सारे टाइप के लिए गए हैं। तो पहला हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन से, और ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन में क्या है, अब इसको दो पार्ट में किया गया है। पहला प्लेन सर्विंग, दूसरा है जियोडेटिक सर्विंग। ठीक, प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग। तो प्लेन सर्विंग क्या है, अगर जैसे आपको पता है कि अर्थ की सरफेस जो है स्फेरिकल है, गोलाकार माना गया है। ठीक है, पर अगर हम उसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो हम उसको क्या मानते हैं, प्लेन मानते हैं। इस तरह से प्लेन मानते हैं। तो जिस सर्वेइंग में हम लोग अगर सरफेस को प्लेन मानेंगे, अगर ये सरफेस को हम लोग प्लेन मान रहे हैं तो वो प्लेन सर्वेइंग में आ रहा है। और अगर हम लोग ये सरफेस को प्लेन नहीं मान रहे, कर्व मान रहे हैं, तो ये हम लोग का जियोडेटिक सर्वेइंग आ रहा है। तो प्लेन सर्वेइंग में लिख लो सरफेस रिमेन प्लेन। और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या है, हम लोग वी टेक कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ। जो हम लोग सरफेस लेंगे वो क्या लेंगे, कर्वेचर के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। जैसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर एरिया 250 किलोमीटर, कहीं कहीं ये 260 भी दिया हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं 260 दिया है, कहीं कहीं 250 किलोमीटर दिया है। तो अगर ये 250 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया लेस ले रहे हैं, एरिया जो है इससे लेस है, ठीक है, तो वो प्लेन सर्वेइंग में आएगा। अगर वही एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो गया तो हम लोग जो सर्वे वर्क करेंगे उसे जियोडेटिक सर्वेइंग के अंडर लाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन भी अलग अलग है। जैसे पहला है इंस्ट्रूमेंट के आधार पर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, तो जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसी के नाम पे हम लोग क्लासिफाई कर देंगे। जैसे अगर हम लोग चेन यूज करते हैं तो उसे चेन सर्वे बोलेंगे, कंपास यूज करेंगे तो कंपास सर्वे बोल देंगे, प्लेन टेबल यूज करेंगे तो प्लेन टेबल सर्वे बोल देंगे, थियोडोलाइट यूज करेंगे तो थियोडोलाइट सर्वेइंग, इसी तरह टेकोमेट्री यूज करेंगे तो टेकोमेट्री सर्वेइंग, और अगर फोटोग्राफिक यूज करेंगे तो फोटोग्राफिक सर्वेइंग। ये सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम है। ठीक है, ये जो ब्लैक पेन से आपका हाईलाइट किए हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम है, उसी के आधार पर हम लोग क्लासिफाई कर दिए।
नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन मेथड, जो हम लोग मेथड यूज करेंगे सर्वेइंग का उसके बेस पे। तो पहला है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड मतलब पूरे एरिया को ट्रायंगल, जैसे मान लो ये एरिया पूरा दिया है तो इसे हम लोग ट्रायंगल में तोड़ लिए, तो ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल। तो अगर हम ट्रायंगुलेशन मेथड में इस तरह ट्रायंगल बना बना के काम करते हैं, जो भी निकालना होगा तो वो अभी आगे देखा जाएगा क्या क्या होगा। तो ट्रायंगुलेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके सर्वे वर्क परफॉर्म करेंगे, तो वो ट्रायंगुलेशन मेथड हो गया। और ट्रैवर्स मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो इसका सर्वेइंग करना है तो पहले हम लोग यहाँ पर आके जो भी चीज फाइंड आउट करना है, हाइट, लेंथ या फिर एंगल, जो भी निकालना है उस पॉइंट पे जाके करेंगे। जैसे पहले यहाँ पे गए सब निकाल लिए, फिर यहाँ गए सब निकाल लिए, यहाँ गए सब निकाल लिए, यहाँ गए सब निकाल लिए। तो अगर हम लोग एक एक पॉइंट पे जाके मूव करेंगे तो वो आपका तो वो हम लोग का ट्रायंगुलेशन, सॉरी ट्रैवर्स मेथड ही किया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ही क्यों सर? ट्रायंगल इसलिए क्योंकि ये, देखो ट्रायंगुलेशन मेथड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये फर्स्ट पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। अब इसमें हम लोग आप कुछ नहीं कर सकते कि सर्कुलर लें या स्क्वायर लें या रेक्टेंगल लें या पेंटागन लें, ये शेप जो है आईएस कोड जो है पहले से निर्धारित कर देता है। अब वो क्यों किया है वो ही जाने। ठीक है, उसके बारे में कोई उतना क्लियर कहीं पर भी डिस्कशन नहीं दिया गया है। ठीक है, कि ट्रायंगुलेशन मेथड ही क्यों यूज करते हैं। ठीक, कहीं ये स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि ट्रायंगुलेशन मेथड ही क्यों किया जाएगा। बस उन्होंने अपना दे दिया कि भैया हाँ ट्रायंगुलेशन मेथड से ही करना है और नेक्स्ट ट्राइवर्स मेथड से करना है। ठीक। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के आधार पर, कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट कि हम लोग को निकालना क्या है। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर पहला आपका है जियोलॉजिकल सर्वे, दूसरा है आपका माइन सर्वे, तीसरा है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे और चौथा है आपका मिलिट्री सर्वे। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के आधार पे आपका इतने टाइप का सर्वेइंग डिसाइड किया गया है कि कितना कितना होता है। ठीक। और लास्ट है आपका फील्ड का नेचर क्या है। नेचर ऑफ फील्ड, दैट इज लैंड सर्वे कर रहे हैं, लैंड मरीन सर्वे कर रहे हैं या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कर रहे हैं। लैंड मतलब जो आपकी सतह होती है जिसपे आप लोग का घर बनता है खड़े हो, मरीन मतलब वाटर। ठीक है, ये वाटर हो गया, ये लैंड हो गया और ये हो गया आपका एयर। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल, मरीन और लैंड, इन तीनों के आधार पर हम लोग जो सर्वे क्लासिफिकेशन करेंगे वो नेचर और फील्ड के ऊपर होंगे। तो इतना सब हो गया क्लासिफिकेशन पे। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग का। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो भी है, जो भी आपका मेथड कराया जाएगा इन सब में से जो भी मेथड कराया जाएगा सबका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा और वो प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि वो किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला जो है, जो स्टार्टिंग है सर्वे, तो सर्वे की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, ये पहला इसका सिद्धांत है होल टू अ पार्ट। मतलब पहले आउटर कर लिए, फिर अंदर कर लिए, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, मतलब कि एरिया हम लोग कम करते जाएंगे अगर सर्वे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। इसका उल्टा नहीं करेंगे, पहले अंदर फिर बाहर फिर बाहर फिर बाहर फिर बाहर वाला, ऐसे वाला काम नहीं करेंगे जैसे यहाँ आपको दिखाया। हमेशा हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। ठीक, अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। इसका एक रीजन है। इसका एक रीजन है। अब रीजन क्या है, देखो अगर मान लो हम ये सर्वे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, पहला ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर यहाँ पर एरर कितना हुआ, सपोज कर लो 5% एरर आया, तो ये एरर जब दूसरा वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा 5+5, फिर तीसरा वाला करेंगे तो क्या होगा 5+5+5, और चौथा वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा 5+5+5+5, पांच वाला करेंगे तो ये क्या करेगा, एरर को मैग्नीफाई कर देगा। ठीक है, मतलब बढ़ाता जाएगा। ये क्या करेगा, एरर को बढ़ाता जाएगा। और इसमें क्या देखो, इसमें अगर सपोज कर लो आउटर में हम लोग 5% एरर आया, ठीक है, तो जब हम
जब हम इससे कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, फिर 5 माइनस 5 माइनस 5, मतलब क्या करेगा, एरर को रिड्यूस करता जाएगा। ठीक है, एरर को रिड्यूस करता जाएगा। अब इसका लाइव एग्जांपल देख लो। सपोज कर लो आप ये इसका एरिया निकाले चेन सर्वे की मदद से, और चेन है खराब, मतलब कि समझ लो अगर सपोज करो चेन की लेंथ ये है, सपोज कर लो ये 20 मीटर है, और चेन किसी कारणवश 15 ही मीटर रह गई है, तो आप इसका जो एरिया निकालोगे वो 15 मीटर चेन से निकालोगे। ठीक, और उसी आधार पे, और 15 मीटर को आप क्या समझोगे कि ये 20 मीटर है, 5 मीटर का तो इसमें एरर आएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो कि सपोज कर लो ये चेन है, और ये कितने की है, 20 मीटर की है। ठीक, और किसी भी कारणवश ये 18 मीटर की हो गई। अब सपोज कर लो ये आप मेजर किए, तो ये क्या है, आप 18 18 यही मेजर किए, पर आप 18 18 मेजर किए, पर आपको कितना पता है, 20 20, यानी कितने का एरर है, 2 का इसमें एरर आया, 2 का इसमें आया, टोटल 4 का एरर आ गया। ठीक, अब ये वाला जब एरिया लोगे तो ये 4 वाला तो एरर था ही, और इसमें भी 4 वाला एरर ऐड हो गया, फिर उससे बड़ा करोगे तो इसी तरह ऐड अप होते जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला मेथड लिए अंदर से बाहर, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, बाहर से अंदर, और इसका फायदा क्या होगा कि जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला हो गया प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या हो गया कि अगर हम लोग को कोई स्टेशन नया बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट से ही नया स्टेशन बनाएंगे। तो लिखा भी है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, मतलब कि हम लोग 2 मेजरमेंट की मदद से ही एक स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यही दो आपके मेन प्रिंसिपल थे, और इसको आप लोग याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जेईई में भी पूछता है। बराबर, बस हम चेन एरर की नहीं बात कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि एरर हो, पर एरर हो गया तो वो तो मैग्नीफाई करता रहेगा ना। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि चेन में एरर ही होगा। ठीक है, अब मान लो अगर एरर हुआ, तब आपका एरर जो है वो बढ़ता ही जाएगा, तो इसीलिए, पर इसमें चांसेस कम है, इसलिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रिंसिपल ना, दोनों। तो दोनों प्रिंसिपल याद रख लेना, और ये वाला तो आपका इंपॉर्टेंट भी है, रीजन भी पता होना चाहिए, और ये वाला भी है कि अगर हम लोग को कोई थर्ड पॉइंट निकालना है तो हम लोग को फर्स्ट 2 पॉइंट से ही निकालना होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो पहला जो मेथड है उसे बोलते हैं पेसिंग और स्टेपिंग मेथड। ठीक, पेसिंग और स्टेपिंग मेथड, इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे कि आप लोग जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे वो लोग को ध्यान होगा कि जब हम लोग विकेट लगाते हैं तो 20 स्टेप काउंट करते हैं, अमूमन यही होता है। ठीक है, मतलब जैसे आप एक स्टेप हुआ, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो इसमें क्या है, इसमें यही चीज करते हैं कि हम लोग स्टेप काउंट करते हैं कितना स्टेप हुआ। ठीक है, और जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसका स्टेप हम लोग इतना, मतलब 2 पैरों के बीच सिंपल खड़े होने की नहीं बात कर रहे हैं, जब एक पैर यहाँ रखो दूसरा पैर यहाँ रखो, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग 80 सेंटीमीटर और 2.5 फीट नॉर्मल लेके चलते हैं, इतना नॉर्मल लेके चलते हैं। ठीक है, 80 सेंटीमीटर या 2.5 फीट। अगर सपोज कर लो ए से बी तक जाने में आपका टोटल 80 काउंट आया। ठीक है, 80 काउंट मतलब ये आप एक काउंट, 2, 3, 4, 5, इसी तरह अगर 80 काउंट आया, और अगर हम लोग एक, मतलब दो जो ये लेग है उसके बीच का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मेथड है यही, इसी तरह काउंट करने का कि हम लोग कितना नंबर ऑफ वॉक किए हैं। ठीक है, और एक का वॉक पता है तो जितना नंबर ऑफ वॉक इंटू एक का वॉक इज इक्वल टू उतना डिस्टेंस हो जाएगा। तो यही आपका पहला मेथड था बाय लीनियर मेजरमेंट। ठीक, नेक्स्ट है आपका पेसोमीटर। पेसोमीटर, तो ये पेसोमीटर क्या है, ये एक तरह की डिवाइस है जो कि आपका काउंट
खुद करेगी। जो आप लोग वॉक करोगे, जैसे पहले वाले मेथड में क्या था, आपको काउंट करना था। इस वाले मेथड में जैसे आप चलोगे तो आप काउंट करते जाओगे और कहीं नोट डाउन करते जाओगे। ये पेसोमीटर में क्या है, एक डिवाइस है जो कि खुद आप जितना चलोगे वो काउंट कर लेगी नंबर ऑफ स्टेप। जैसे आजकल देखोगे स्मार्ट वॉच पर आई है, इसमें जितना आप वॉक करोगे उतने लिख देगा कि आप इतना वॉक किए हो। ठीक है, तो वो एक तरह का एग्जाम्पल है पेसोमीटर का ही, जिसमें नंबर ऑफ जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली काउंट करता जाएगा जितना आप वॉक करते जाओगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी कहीं लिख लो, जो स्मार्ट वॉच आई है वो है आपका, इससे आपको याद भी रहेगा। ठीक है, पेसोमीटर। नेक्स्ट है आपका स्पीडोमीटर। अब जो स्पीडोमीटर क्या होगा, जैसे आप लोग आजकल बाइक चला ही रहे हो और बाइक स्कूटी ये सब चला ही रहोगे, तो उसमें देखे होगे एक तो ये डायल बनी होगी जो कि आपकी स्पीड दिखाती है। ये डिजिटल वाले में तो लिख देता है, जो नॉन डिजिटल होती है उसमें एक निडल रहती है जो कि जितना भी आप स्पीड बूस्ट करोगे वो स्पीड दिखाएगी। एक और होता है जो इस तरह से कई सारे खाने बने होते हैं, इसमें पहले स्टार्टिंग जब नया बाइक खरीदोगे तो ऐसे कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस दिखाता है, तो यही आपका स्पीडोमीटर है। ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है इसी को हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। तो इसके द्वारा भी हम लोग लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा है आपका पैराम्बुलेटर। तो पैराम्बुलेटर आपकी इस तरह से एक डिवाइस होती है, एक व्हील रहेगा, उस पे एक ऐसे डंडा लगा रहेगा और यहाँ पर एक या तो डिजिटल या तो मैनुअल इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, और इसका रेडियस हम लोग या सरकमफ्रेंस कह लो, इस व्हील का सरकमफ्रेंस और रेडियस हम लोग को पता रहेगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे और जितना बार ये रोटेट किए करेगा, जितना बार ये रोटेट करेगा यहाँ पर अपना रीडिंग देगा। ठीक है, तो जितना भी रीडिंग आया, सपोज कर लो 20 रीडिंग आया, इंटू इसका सरकमफ्रेंस कर दोगे तो उतना डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैराम्बुलेटर वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट है आपका भाई चेन मेथड। तो जो चेन होती है वो कई टाइप की होती है, अभी आगे आपको बताएंगे कितने प्रकार की चेन होती है। तो सिंपली क्या करना है, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक, और आपकी चेन यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी है, तो क्या करोगे, एक बार चेन यहाँ से यहाँ रखोगे, फिर इस चेन को ड्रैग करके यहाँ तक रखोगे और फिर यहाँ रखोगे, तो ये एक चेन, दो चेन, और ये जितना लिंक आएगा, जितना भी लिंक आएगा, यानी वन चेन प्लस एक्स लिंक। ठीक है, अब ये लिंक वगैरह क्या होता है अभी सब आपको चेन में बताएंगे, या इस वाले में। ठीक है, तो अभी ये सारे आपके क्या थे, लीनियर मेजरमेंट के डिवाइस थे मेजरिंग करने के। ठीक है, और इसमें जो आप लोग को पढ़ना है चेन मेथड या चेन सर्वेइंग। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक भी है या फर्स्ट चैप्टर भी है, जो भी कह सकते हो। ठीक है, और ये जो है आपका चेन सर्वे। ठीक है, यही आपको पढ़ना ही है फर्स्ट। तो चेन सर्वे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लिख लो चेन सर्वे। तो चेन सर्वे स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आप लोग जान लो। तो क्या क्या टर्म्स है पहले देख लो। एसेसरीज, चेन सर्वे में कौन कौन सी एसेसरीज लगती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसेसरीज है रेंजिंग रॉड, जो कि आप लोग कॉलेज में देखे हो, आपके सीनियर लेके सर्वे वर्क के लिए टहलते रहते थे, लोहे की रॉड रहती थी इतनी बड़ी। ठीक है, मतलब 2 मीटर की एक रॉड रहती है। तो यही आपका क्या है, यही आपका चेन रेंजिंग रॉड है। ठीक है, तो रेंजिंग रॉड जो होता है वो इस तरह अल्टरनेट्स, मतलब इस पे एक सिंपल रॉड रहेगा जिसमें बैंड बने होंगे अल्टरनेट। जैसे सपोज कर लो ये ब्लैक कलर हुआ, ये ब्लैक कलर का हुआ, तो ये वाइट होगा, ये ब्लैक, ये वाइट, ये ब्लैक, ऐसे, या फिर अलग अलग कलर के होंगे। तो इसकी टोटल हाइट कितनी होती है, 2 मीटर। ठीक है, और ये जो एक ब्लॉक बना होगा, ये जो पेंटेड होगा, इसकी जो हाइट होगी वो 0.2 मीटर की होगी, और इसका जो डाया होगा वो 25 mm इसका डाया होगा। ठीक है, और ये किससे बनती है, जीआई पाइप की होती है। ठीक है, जीआई पाइप की ये बनी होगी। तो पहला एसेसरीज क्या है आपका, रेंजिंग रॉड। दूसरा एसेसरीज है आपका चेन। ठीक है,
अब चेन आपका कुछ इस तरह से रहता है, ये इसका हैंड, मतलब ये मैं एक साइड का दिखाया हूँ, ये इसी तरह आगे जाके दूसरे साइड भी रहता है, ठीक है। तो पूरा एक चेन बना होता है इस तरह से, जिसमें इसे हैंडल बोलते हैं, ठीक है, इसे हैंडल बोलते हैं। और इस तरह से ये रहेगा, फिर बीच में एक ब्रास रिंग रहेगी और ये एक दूसरा रहेगा, मतलब एक ये पूरे दूसरे को जोड़ने के लिए जो बीच में काम आता है उसे बोलते हैं हम लोग ब्रास रिंग, ठीक। और ऐसे होता है, तो इसके हाफ से इसके हाफ तक ये जो कहलाएगा वन लिंक कहलाएगा, ठीक है। कभी कभी ये चीज ऐसे भी होती है, ठीक। तो इसमें ये आपका ब्रास रिंग रहेगा और यहां से लेके यहां तक एक लिंक कहलाएगा, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन, मतलब इस पे क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है, जिंक की कोटिंग होती है जिससे वो करोसिव, उस पे करोड ना करे, जंग ना लगे, ठीक है। जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ठीक। तो जो आपकी चेन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इसमें क्या होगा, ये आपका लिंक होगा और ये आपकी ब्रास रिंग होगी, ठीक। तो जैसे अभी ऊपर जैसे आपको बताया था, सपोज कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको डिस्टेंस मेजर करना है और इतनी बड़ी आपकी एक चेन है, तो ये एक चेन, ये दूसरी चेन और तीसरी चेन कंप्लीट नहीं हुई, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग लिंक काउंट कर लेंगे कि कितना लिंक है। सपोज कर लो एक्स लिंक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 + 1 + x, ठीक। अब वो लिंक का डिस्टेंस कितना होगा ये डिफाइन करेगा कि चेन कौन सी है, ठीक है। तो चेन में ही अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ चेन, चेन कितने प्रकार की होती है, ठीक। तो जो सबसे पहली चेन होगी वो होगी आपकी मैट्रिक चेन, ठीक है। मतलब सब कुछ उसी से बनी होगी, बस चेन की लेंथ और लिंक डिसाइड करेंगे कि चेन किस प्रकार की है। जैसे मैट्रिक चेन दो प्रकार की है। इसमें पहला है, अगर चेन की लेंथ 20 मीटर है या 30 मीटर है, अगर 20 मीटर वाली होगी तो उसमें कितना लिंक होगा, 100 लिंक। और एक लिंक की लेंथ कितनी होगी, 0.2 मीटर। अगर 30 लिंक है, वेट अ सेकेंड, लाइट आ भी गई, ठीक है, आप शांत रहो। अब लाइट अपने हाथ में थोड़ी ना है, आ रही है कि जा रही है, वो तो गवर्नमेंट जानेगी क्या करना है। अभी देखो तुम लोग यहाँ पर पहले, तो हम लोग कहाँ थे, 20 मैट्रिक चेन पे। मैट्रिक चेन आपकी कितनी प्रकार की हुई, दो प्रकार की। पहली कितनी है, 20 मीटर की है कि 30 मीटर की है। अगर 20 मीटर की होगी तो इसमें कितना लिंक है, 100 लिंक है, और एक लिंक की लेंथ कितनी है, 0.2। अगर 30 मीटर की है तो उसमें 150 लिंक होगा और एक लिंक की लेंथ 0.2 मीटर, ठीक। अब देखो इसका एग्जांपल भी आपको मैं दे रहा हूँ। सपोज कर लो ये आप लेंथ मेजर किए, ये 20 मीटर की चेन से आप ये लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक। ये सपोज कर लो ये तो एक चेन होगा, ये एक चेन होगा, और यहाँ पर सपोज कर लो 40 लिंक आया, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, एक चेन प्लस 40 लिंक, कितना होगा। एक चेन की लेंथ कितनी है, 20 मीटर, दूसरे वाले की 20 मीटर, और 40 लिंक है। तो 40 लिंक को आप चेंज करोगे मीटर में तो कितना होगा, 0.2, यानी 20 + 20 + 8, यानी 48, 48, 48 + 20 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20 + 8, 48, 48 + 20
48 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे करना है। और अगर यही मान लो 30 मीटर वाली लेंगे, 30 मीटर वाली रहती तो कितना हो जाएगा, अगर ये 20 मीटर का हुआ तो, अगर 30 मीटर का होगा तो 30 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 30 + 30 + 0.2 इंटू 40, दैट इज 30 + 30 + 8, दैट इज 68 मीटर। ठीक है, तो ये अगर 20 मीटर की चेन रही तब लेंगे, और ये कब रही, अगर 30 मीटर की चेन रही तब लेंगे। तो ध्यान देना कि कौन सी चेन है, सबसे पहली चीज कौन सी चेन है, वो कैसे पता चलेगा, 20 मीटर की है या 30 मीटर की है, वो पता चल जाता है। ठीक है, अगर मतलब जो ब्रास हैंडल होता है उसी पे लिखा रहता है। ठीक है, तो मैट्रिक चेन है तो उसमें कितना लिंक होगा, 20 मीटर या 30 मीटर, 20 मीटर में 100 लिंक, 30 मीटर में 150 लिंक, एक लिंक की लेंथ कितनी होगी 0.2 मीटर, और इसमें भी 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे 25 लिंक को क्या बोलेंगे, 5 मीटर बोलेंगे, 10 लिंक को 2 मीटर, ये ऑब्वियस सी बात है, 10 लिंक निकालना होगा तो एक लिंक अगर 0.2 मीटर है तो 10 लिंक कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 लिंक के लिए इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग चेन। तो इंजीनियरिंग चेन क्या होगा, इसमें होगा 100 फीट लॉन्ग, याद रखना ये मीटर में नहीं, ये फीट में चलेगा, 100 फीट लॉन्ग, और इसमें कितना लिंक होगा, 100 लिंक, यानी एक लिंक बराबर 1 इंच, 1 इंच, तो 10 लिंक बराबर 10 इंच। ठीक है, तो दो प्रकार के हो गए, पहला कितना हो गया, मैट्रिक चेन, मैट्रिक चेन में कितना होता है 20 मीटर और 30 मीटर, 20 मीटर में 100 लिंक, 30 मीटर में 150 लिंक, एक लिंक की लेंथ 0.2 मीटर दोनों के केस में। ठीक, और नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग चेन, इंजीनियरिंग चेन कितना होगा आपका 100 फीट लॉन्ग होगा, और इसमें 100 लिंक होंगे, एक लिंक की लेंथ एक लिंक की लेंथ 1 इंच के बराबर, गड़बड़ कर दिए हैं, 1 फीट के बराबर होगा, 100 फीट लॉन्ग। ठीक है, और इसमें कितना है टोटल 100 लिंक है, तो यानी एक लिंक की लेंथ बराबर कितनी हुई, 1 फीट। ठीक है, तो 10 लिंक की कितना हो गया, 10 फीट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी गलती हो गई थी, तो इस पे ध्यान देना, इंजीनियरिंग चेन 100 फीट लॉन्ग, 100 लिंक 1 फीट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गंटर चेन। गंटर चेंज क्या होता है, ये 66 फीट लॉन्ग होती है। ठीक है, और इसमें भी 100 लिंक होता है, तो एक लिंक की लेंथ कितनी होगी, 0.66 फीट। ठीक है, और उसके बाद है आपका रेवेन्यू चेन, रेवेन्यू चेन क्या होगा, ये आपका 33 फीट लॉन्ग होगा। ठीक है, और इसमें 16 लिंक होंगे। ठीक है, तो एक लिंक बराबर कितना हो जाएगा, 33/16, अब निकाल लेना है कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ चेन। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप ऑफ चेन। अब नेक्स्ट एसेसरीज है टेप। तो टेप क्या होगा, तो पहला जो टाइप है टेप का वो होता है क्लॉथ टाइप। ठीक है, और क्लॉथ मतलब इसकी कितने टाइप में होंगे, या तो ये 15 मीटर वाइड होगी और ये 10 मीटर या 15 मीटर लॉन्ग होगी। ठीक है, तो क्लॉथ टेप भी आपकी दो आएगी, या तो 10 मीटर की होगी या तो 15 मीटर की होगी, और इसकी जो थिकनेस होगी या विड्थ होगी वो 15 मीटर। नेक्स्ट है आपकी मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप तीन प्रकार में आएगी, एक 15, एक 20 और एक 30 मीटर की। ठीक है, और ये या तो ब्रास या तो कॉपर वायर से बनी होंगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका ये होगा आपका स्टील टेप। स्टील टेप कितना होगा, ये या तो 10, 15, 20, 30 या 50 मीटर का होगा, और ये 6 से 16 वाइड हो सकता है। ठीक, और ये आपका इंपॉर्टेंट है इनवॉर टेप। अक्सर ये पूछ लेता है, क्यों पूछता है, इसके कारण कि ये किससे बना होता है। तो जो इनवॉर टेप होता है ये बना होता है एलॉय ऑफ स्टील और
निकल से, ठीक है, जिसमें स्टील का परसेंटेज 64 और निकल का परसेंटेज 36 होता है, ठीक है। और ये कितना होता है, 30, 50, 100 और 6 मीटर वाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेप, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इनवर्ट टेप, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका एरो, तो एरो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे शेप में, ऐसे, ठीक। और ये क्या होता है, इसका जो डाया होगा वो 4 mm इसका डाया होगा, ये वाला, मतलब इसका जो डाया है ये 4 mm है, और ये वाले का जो डाया है, अंदर वाले का डाया, ये 50 mm है, और जो इसकी हाइट है ये 400 mm है, ठीक है। तो देखो जैसे इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, पॉइंट्स मार्क करना। जैसे आप रेंजिंग रॉड तो पूरा लेके जा नहीं सकते हो, मैक्सिमम 4 या 5 रेंजिंग रॉड लेके जाओगे, ठीक है। पर अगर और सारे आपको पॉइंट्स निकालने हैं तो उसके लिए हम लोग एरो यूज करते हैं। जैसे देखो इसका काम क्या है, सपोज कर लो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक। आप एक रेंजिंग रॉड यहाँ गाड़ दिए, एक रेंजिंग रॉड यहाँ गाड़ दिए, एक रेंजिंग रॉड यहाँ गाड़ दिए, ठीक। और जब इसका मेजरमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सपोज करो जो आपकी चेन है वो केवल इतनी ही दूरी पर है, इतनी ही है, मतलब 20 मीटर आपका केवल इतना ही आ रहा है एक चेन। तो यहाँ पर कुछ तो मार्क करना होगा। देखो चेन में क्या होगा, जो चेन को आगे लेके चलेगा, सब सपोज कर लो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी 2 हैंडल होगी, एक हैंडल यहाँ होगी, एक हैंडल यहाँ होगी। तो जब इसको फैला लोगे तो एक बंदा यहाँ खड़ा होगा, एक बंदा यहाँ खड़ा होगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये चेन को आगे ले जाएगा और ये इसके पीछे पीछे आएगा। तो जो चेन को आगे लेके जाता है उसे बोलते हैं लीडर, ठीक है। जो चेन को आगे ले जाएगा उसे बोलेंगे लीडर, और जो चेन को पीछे से लेके आएगा उसे बोलेंगे फॉलोअर, ठीक। तो क्या होगा, ये बंदा इसको यहाँ लेके आएगा, ये वाला यहाँ लेके आएगा, ये वाला यहाँ ले आएगा, ठीक है। तो ये जब यहाँ से लेके चला जाएगा तो ये पॉइंट कौन बताएगा कि ये लास्ट एंड कहाँ रखना है, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये लीडर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर इस एरो को गाड़ देगा, ठीक है, इस एरो को गाड़ देगा, और फॉलोअर आएगा और उस एरो को निकाल के और हैंडल को वहीं रख देगा। बेसिकली जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो देखो, जब फॉलोअर होगा तो वो इस तरह रखेगा, मतलब ये एरो होगा और ये इसका हैंडल बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है। और जो लीडर होगा वो इस तरह रखेगा, यहाँ या तो रेंजिंग रॉड या तो एरो, और इधर आपकी चेन होगी। मेजरमेंट इसी तरह करते हैं, हैंडल टू हैंडल। जैसे जो मेजरमेंट करोगे वो आप लोग यहाँ से नहीं लेके चलोगे, ये नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर देना, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तब एक चेन कहलाएगी, ठीक है। तो यही एरो का काम है, ठीक। तो इतनी सारी एसेसरीज थी जो हम लोग चेन में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है चेन का। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है चेन का, वो आप लोग को देख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या है चेन का, ठीक। तो पहला क्या है, दे कैन बी रीड इजली एंड क्विक। उनको जो है आसानी से पढ़ा जा सकता है और क्विकली पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि मतलब एक चेन की डिस्टेंस कितनी है, एक लिंक की डिस्टेंस कितनी। तो आप लोग को क्या काउंट करना है कि कितना चेन हुआ है और कितना लिंक हुआ है। तो इसलिए इनको आसानी से पढ़ा जा सकता है और क्विकली पढ़ा जा सकता है। ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा क्या है, दे कैन विथस्टैंड वियर एंड टीयर। इसमें वियरिंग और टीयरिंग एक्शन नहीं होता। वियरिंग और टीयरिंग एक्शन होता क्या है, जैसे मान लो आप दो पत्थर ले लो और उसको जब घिसोगे तो क्या करेगा, कुछ कुछ पाउडर छोड़ेगा पाउडर के फॉर्म में। तो वो पाउडर के फॉर्म में क्यों छोड़ता है, वो वियर एंड टीयर एक्शन के कारण ही होता है। तो स्टील में ऐसी कोई चांस होती नहीं है, क्यों, क्योंकि आप स्टील को स्टील से नहीं रगड़ रहे हो। आपको चेन को आप लोग जमीन पे घिस रहोगे तो चेन और मिट्टी में कोई उसका वियर और टीयर होगा नहीं। तो उसलिए इस पे लिखा है दे कैन विथ स्टैंड वियर एंड टीयर। दूसरा क्या है, दे कैन बी रिपेयर्ड दे इन द फील्ड।
मतलब अगर चेन में कोई भी दिक्कत आ गई, चेन की कड़ी खुल गई या कुछ भी हो गया, तो आप उसे फील्ड में ही रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? दे आर हैवी, वो हैवी होते हैं, एंड टेक टू मच टाइम। उसका सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होता है? ये जो है हैवी होते हैं क्योंकि पूरा एक गट्ठर होता है, ठीक है, और इसको खोलने और बंद करने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको एक एक लिंक, जैसे जैसे मान लो यहाँ एक लिंक है, 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 तो इसको फोल्ड करने का तरीका क्या है? आप ये लिंक उठाओगे, फिर ये लिंक उठाओगे, फिर ये, मतलब अल्टरनेट लिंक उठा के रखते जाओगे, तो इस तरह रखाता जाएगा, इस तरह रखाता जाएगा। तो ये फोल्ड करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये वाला सारा ये वाला होगा, तो एक एक उठाओगे, रखते जाओगे, पर ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, इसे खोलने में भी और बंद करने में भी, ठीक है। दे बिकम शॉर्ट और लॉन्ग। जैसे आप स्टील को बार बार यूज करोगे, जमीन पे घिसोगे, तो उससे कारण क्या हो जाएगा? ये या तो छोटे हो जाएंगे या तो बड़े हो जाएंगे। अब ये क्यों? वेदर के कारण भी होता है। जैसे स्टील जो है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या करेगा? अपने आप को एक्सपेंड करेगा, और जब टेम्परेचर कम रहेगा, मतलब ठंडियों में, वो अपने आप को कॉन्टेक्ट करेगा, तो जिसके कारण जो चेन होती है वो छोटी या बड़ी हो जाती है, ठीक है। ठीक है, और इसमें एक चीज और होता है, सैग। सैग एरर आता है, मतलब इस तरह से स्टील झूल भी जाती है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आई होप आपको आज जितना भी समझाया है पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग जो उसमें चैट बॉक्स है उसमें डाल देना, ठीक। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो आज की क्लास यहीं पर एंड। नेक्स्ट क्लास में चेन सर्विंग स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। और एक बात और कहेंगे, जैसे लास्ट जो आपके सीनियर है उनको पढ़ाया था पिछले लॉकडाउन में भी, तो अब तुम लोग की बेवकूफ़ी कहो या क्या कहें समझ नहीं आता, पूरी क्लास मैंने सर्वे की ली थी, उसमें कुछ ही बच्चों ने क्लासेस अटेंड की थी, और इसके कारण जब सर्वे 2 पढ़ाया गया तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सर्वे फर्स्ट में उनको कुछ पता ही नहीं था। मैं उस टाइम वीडियो यूट्यूब पे डाल दे रहा था, तो वहाँ से वो लोग देख ही नहीं रहे थे। मैं क्लास में भी कई बार बोला कि देख लो देख लो देख लो, पर पता नहीं किस नशे में रहते हैं, सब देख ही नहीं रहे थे, फिर उनको आगे दिक्कत होने लगी। तो इसीलिए इस बार भी आप लोग से भी कहूँगा, देख लेना वीडियो। अभी जो लाइव है ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात है, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ठीक है, और उसका लिंक आपको सेंड करूंगा, आप लोग उसको देख लेना दोबारा, और इसका नोट साथ साथ बनाते चलो, ठीक है। ये जो मैं लिखा हूँ ये सारे तो मैं भेज दूंगा, पर अपना खुद का नोट्स बनाओ, ठीक, ये आप ही लोग के लिए है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना आप लोग। एडवांटेज में सेकंड वाला है, दे कैन विथ स्टैंड वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर होता क्या है? जैसे मान लो कोई भी चीज आप घिसते हो तो वो पाउडर के फॉर्म में चेंज होने लगती है, कोई भी चीज, ठीक है, तो वो जो पाउडर के फॉर्म में चेंज हो रही है वो वियर एंड टीयर के कारण होती है, ठीक है। तो स्टील को जब आप मिट्टी से घिसोगे तो वो पाउडर के फॉर्म में थोड़ा भी नहीं चेंज होगा, ठीक, तो यही इसका एडवांटेज है, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ध्यान देंगे कि और क्लियर दिखे, कैमरा को और जूम कर देंगे। परम्यूवेटर रिपीट कर दें तो परम्यूवेटर देखो होता क्या है परम्यूवेटर में, इसमें इस तरह से एक व्हील होती है जिससे एक कह सकते हो हैंडल लगा होगा, और इस पे यहाँ पर एक डिवाइस लगी होगी जो वो रीड करेगी ये कितनी बार घूम चुका है, ठीक है। तो ये जितनी बार घूम चुका होगा यहाँ पर ये लिख देगा, सपोज कर लो ये 10 टाइम्स घूमा है, तो 10 टाइम्स व्हील घूमा है, और इंटू व्हील कम सरकमफ्रेंस, इंटू
सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब इसको करना क्या होगा, इसको लेके सपोज कर लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करना है। ये आप परमीमीटर लिए और इसको फिर आगे की तरफ बढ़ाते गए, तो ये क्या करेगा, व्हील अपना घूमता जाएगा। तो जितने बार भी घूमेगा इस डिवाइस में लिख देगा कि भाई इतने टाइम घूमा है, तो जितने टाइम भी ये घूमा होगा उसको उसके सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका मिल जाएगा। तो यही आपका परमीमीटर है। नेक्स्ट क्लास में आपका ध्यान देंगे कि फोकस थोड़ा और रहे ताकि आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और कुछ पूछना किसी को? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसका नोट्स मैं भेज दूंगा आप लोग को, पर पढ़ना यानी कि छोड़ देना। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।